तो आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक आपसे जो बातें की, इसमें हमने आपको ये बताया कि जो स्टीयरिंग होती है वो एक बहुत बड़ा कंट्रोल सिस्टम होती है, जिसके थ्रू हमको डायरेक्शनल स्टेबिलिटी मिलती है और हम अपनी इच्छा से किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, किसी भी टर्न पर कहीं पर भी आप मोड़ सकते हैं अच्छी तरीके से। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस थी, क्या क्या मैकेनिज़्म थी, सारी बातें हमने पिछले वाले में डिस्कस किया। अब एक हम दूसरे कंट्रोल सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं और ये कंट्रोल सिस्टम भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना स्टीयरिंग। क्योंकि अगर आप गाड़ी को चला रहे हैं, व्हीकल चल रही है, कार चल रही है, और अगर आप उसको रोकना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम होना चाहिए, जिससे आप ज़रा सा एफ़र्ट लगाएं, बहुत थोड़ा सा एफ़र्ट लगाएं और वो जो व्हीकल है, आपकी गाड़ी है, वो रुक जाए। तो उसके लिए लेकिन ये क्या है कि सबसे पहले हमको टायर के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्योंकि जो टायर्स होते हैं, है ना, जो व्हील्स होते हैं, पहिए और टायर्स, तो वो किस तरीके से होते हैं, उनमें प्योर रोलिंग होती है और कैसे उनकी वर्किंग होती है, वो किससे बने हुए होते हैं, थोड़ा सा टायर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो आप देख भी रहे होंगे, हमने यहाँ पर जो है आपको बताने के लिए इसको पहले से यहाँ पर बना दिया है इसको मैंने। तो यहाँ पर क्या है कि टायर्स क्या होते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ये जो व्हीकल होती है वो रोल करती है रोड के ऊपर, है ना। व्हीकल चलती, जब टायर घूमेंगे तो व्हीकल भी क्या होती है, वो रोल करती है ना। तो उस केस में क्या होता है कि जो व्हील टायर असेंबली है उसमें दो बातें ही होंगी, एक तो पहिया होगा व्हील, और दूसरा रबर का जो टायर लगा हुआ होता है उसके साइड में वो होगा। तो जो व्हील बॉडी होती है, व्हील में क्या आता है, व्हील बॉडी, रिम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। आपने कभी पहिया हटा दीजिए, जब आप देखिए कि जब उसका टायर ट्यूब दोनों निकाल दीजिए तो जो बचा हुआ आता है ढांचा जो मिलता है, तो मोल्डेड ढांचा होता है, तो वो होता है व्हील कहलाता है। एक्चुअल व्हील वही होता है। तो उसमें व्हील बॉडी होगी पूरी और रिम होगा, है ना। ये जो बेसिकली रिम जो होता है वो बना हुआ होता है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम एलॉय का। एल्युमिनियम मैग्नीशियम एलॉय को मिला करके जो ये रिम बनाया जाता है, और कभी कभी इसमें थोड़ा बहुत हम Fe भी मिला देते हैं। क्या क्या होना चाहिए ऐसा, इसलिए ऐसा करते हैं। एल्युमिनियम जो होता है और मैग्नीशियम, Fe का यूज़ बहुत ही रेयर केसेस में किया जाता है, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होती है। जनरली Fe नहीं यूज़ करते, क्योंकि Fe से जो है कोरोजन का खतरा रहता है। कोरोजन अगर अब आयरन मिला दोगे तो वहाँ पर कोरोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोरोजन एक्चुअल में क्या करता है, लाइफ को कम कर ही देगा, स्ट्रेंथ वीक कर देता है। तो ये सब चीज़ें हमको चाहिए भी नहीं पहिए पर। पहिया स्ट्रांग होना चाहिए। तो पहिए के अंदर जो है क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, वो हल्का होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए। आप देख भी रहे हैं कि लाइट वेट है ना, और वो कोरोजन फ्री होना चाहिए, किसी तरीके का उसमें कोई जंग ना लगा हो। क्योंकि जंग लगा होगा तो उस केस में उसमें टियर वियर ज़्यादा होगा और उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। और कास्टेड व्हील होते हैं, जो इसलिए कास्टेड रखे जाते हैं क्योंकि जो कास्टिंग के केस में जो उसकी स्ट्रेंथ आती है वो प्रॉपर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ रहती है हर जगह। उससे व्हील बैलेंसिंग भी अच्छी तरीके से हो जाती है। व्हील बैलेंसिंग बार बार नहीं करानी पड़ती, या फिर व्हील बैलेंसिंग जो होती है वो अच्छे तरीके से रहती है, क्योंकि कास्टेड रहता है व्हील। तो ये चीज़ आ जाती है। तो अब हम आगे बात करते हैं टायर की। तो टायर में क्या होता है, टायर जो होता है जो रबर का प्रोडक्ट होता है, मोल्डेड आइटम के अलावा जो रबर का प्रोडक्ट होता है, व्हील के चारों तरफ लगा हुआ होता है, व्हील पेरीफेरी पर आप लोग देखे होंगे टायर ट्यूब, सभी लोग उससे परिचित होंगे। कोई नई बात नहीं है कि उसमें कोई नई बात हमको बतानी पड़े उसमें टायर ट्यूब में। तो ये टायर भी जो है दो तरीके के होते हैं, एक सॉलिड टायर, दूसरा न्यूमेटिक टायर। अब सॉलिड टायर जो होता है, आप लोग देखे होंगे सॉलिड टायर पुराने समय में यूज़ होता था जब हवा भरने का प्रावधान नहीं था। तो क्या करते थे कि रबर का सॉलिड जो है ये पूरा एक गोल ढांचा बना लेते थे और उसको रिम के ऊपर चढ़ा देते थे।
सेट कर देते थे। जैसा आप लोग देख सकते होंगे जो छोटे बच्चों की साइकिल्स आती हैं, तो जिसमें जो रबर के जो रबर का टायर लगा हुआ होता है, छोटे बच्चों की जो छोटी छोटी साइकिलें होती हैं, तो उसमें ये दिखाई पड़ेगा आपको। और ये बहुत जल्दी घिस जाता था और बहुत ही जो है रिलायबल नहीं होता था, और इससे बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं एक्वायर की जा सकती थी। तो ये सारी इसके अंदर कमियां थी, तो ये हटाया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड बियर नहीं कर सकते इसके साथ अगर सॉलिड टायर लेते हैं। और उस समय जो है इतने ज़्यादा मटेरियल की खोज भी नहीं हो पाई थी कि जो रबर के साथ हम उसको मिक्स करते और इतने ज़्यादा हम उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा पाते कि हम जो है उसे दूर तक ले जा सकें या लॉन्ग रन पर जो है उसको हम यूज़ कर सकें, क्योंकि वो उतनी हीट जो जनरेट होगी टायर्स पर वो उसको जो है बियर कर सके। तो ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि जो टायर होता है उस पर हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाती है। अब आप लोगों ने सुना होगा कि जब हाईवे पर बहुत सारी गाड़ियाँ जाती हैं, अब बहुत ज़्यादा अगर ओवर स्पीड चला करके लोग जा रहे होते हैं या काफ़ी 100 हो क्या उसके ऊपर की स्पीड चला करके जा रहे होते हैं, तो टायर ट्यूब काफ़ी गर्म हो जाता है उसमें। कभी आपने कई केसेस ऐसे भी सुने होंगे कि टायर ट्यूब फट जाते हैं और उससे जो है गाड़ी डिसबैलेंस होकर के पलट जाती है, और काफ़ी हादसे और एक्सीडेंट हुए हैं इसके पहले। तो ये न्यूमेटिक टायर के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। अब न्यूमेटिक टायर क्या होता है, ये अभी एडवांस समय में जो न्यूमेटिक टायर चल रहा है ये भी अब दो तरीके के हो गए। एक ये ट्यूब्ड होते हैं, दूसरे ट्यूबलेस होते हैं। तो ट्यूब्ड और ट्यूबलेस सभी लोगों ने देखा होगा, अंदर ट्यूब पड़ा हुआ होता है टायर जो न्यूमेटिक टायर होते हैं, और ट्यूबलेस जो होता है उसमें ट्यूब नहीं होता, वो ऐसे ही होता है बिना ट्यूब के। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली जो है ये नायलॉन कॉर्ड के बनाए जाते हैं। टेरिलीन कॉटन इसमें होता है, ठीक है। इसमें जो है नेचुरल सिंथेटिक रबर होता है, रेयॉन ग्लास फाइबर होता है, स्टील कॉपर कोटेड हाईली टेंसाइल स्टील वायर, ये सब लेकर के इन सब के साथ ये न्यूमेटिक टायर्स बनाए जाते हैं। तो जो न्यूमेटिक टायर होता है वो आप देख रहे होंगे कि उसमें टायर और ट्यूब करके दो चीज़ें उसके अंदर आती हैं कंबाइंड, तब जा करके कंप्लीट होता है। जो ट्यूबलेस होगा उसकी बात अलग है, उसमें तो केवल टायर होगा, उसमें ट्यूब नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि दोनों चीज़ें आती हैं और उनमें जो है ये सारे मटेरियल्स लगाए जाते हैं। तो उससे जो है ये टायर जो होता है उनको स्ट्रेंथ मिलती है, वो हैवी ड्यूटी वर्क कर सकते हैं। उसमें जो है ये जो स्टील वायर्स लगाए जाते हैं, टेंसाइल स्टील वायर्स अंदर की तरफ, वो आसानी से हीट को जो है बाहर फ्लो हो जाए, और हीट ट्रांसफ़र को ध्यान में रखते हुए कि जो हीट डेवलप हो रही है जल्दी से जल्दी वो सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो जाए, इसको ध्यान में रख करके भी वो बनाए जाते हैं। उनमें ग्रूप्स काटे जाते हैं, आप देखते हैं, ताकि अच्छी तरीके से रोड पर उनका ग्रिप रहे, वो जल्दी से स्लिप ना करें। ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखी जाती हैं। तो जो टायर्स होते हैं उनमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके टायर्स बनाए जाते हैं। लेकिन जो टायर होते हैं इनमें जो हवा भरी जाती है उसका एक अपना बहुत बड़ा रोल होता है ना। तो क्योंकि जब हवा कम होगी तो उस केस में जो स्टीयरिंग स्टेबिलिटी है, वो भी आपने पिछले लेक्चर में सुना भी होगा इसको, कि जो स्टीयरिंग स्टेबिलिटी है वो इस बात पर भी डिपेंड करती है कि टायर में कितना हवा है ना। तो अगर स्टीयरिंग जो टायर में हवा अगर कम होगी तो जो स्टीयरिंग स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी नहीं होगी। तो जो व्हीकल होगी, वो जो आप चला रहे होंगे, जो कार चला रहे होंगे या जो आप वाहन चला रहे होंगे, वो उसमें जो है डिसबैलेंस होगा या वो जो है वाइब्रेट करेगी। तो वो चीज़ जो है हवा का सबसे बड़ा रोल होता है इसमें। तो जब टायर ट्यूब के बारे में बात किया तो आइए हम टायर इन्फ्लेशन के बारे में भी बात करते हैं कि टायर इन्फ्लेशन क्या होता है। आप देख रहे हैं 3 फिगर यहाँ पर हमने आपको दिखाई है। तो अब क्या है, ये देखिए, ये ओवर इन्फ्लेटेड टायर है। कहने का मतलब जितनी हवा भरनी चाहिए उतनी हवा से ज़्यादा अगर इसमें हवा भर दी गई टायर में, मान लीजिए कि ऐसा टायर ट्यूब आपने लगाया और जितनी हवा उसको चाहिए, जितनी ज़रूरत होती है उतनी हवा ना भर करके आपने ज़्यादा हवा उसमें भर दी। भाई ज़्यादा हवा भर दोगे तो वो भी ज़्यादा खतरनाक है, और अगर कम हवा भर रहे हो वो तो फिर प्रॉब्लम करेगी ही करेगी। ज़्यादा हवा भरने से भी जो है टायर दब जाते हैं। आप देखे होंगे जो हाईवे पर जब चलाते हैं तो उस केस में जो आगरा और दिल्ली वाला जो एक्सप्रेस वे बना हुआ है, वहाँ पर कई लोगों ने जो है ज़्यादा हवा भरा करके और जब उस पर लेकर के गए और हाई स्पीड पर चलाए व्हीकल को, तो जो टायर था वो उसमें हवा, चूँकि क्या हो गई, जब टायर रोटेट करेगा तो उस केस में हवा गर्म हो जाएगी, टायर गर्म हो जाएगा और उससे टायर दब गया, टायर बस्ट हो गया। और उस केस में जो है वो जो भी टायर जिस डायरेक्शन में बस्ट हुआ उस डायरेक्शन में गाड़ी डिसबैलेंस होकर के पलट गई, लोग मर गए। कई हादसे इस तरीके के हुए हैं।
तो अगर जो रिकमेंडेड प्रेशर है उससे ज़्यादा अगर प्रेशर आपने भर दिया तो उस केस में रैपिड वियर भी स्टार्ट हो जाता है, और जो है जो जो कुशन इफ़ेक्ट होना चाहिए वो नहीं होगा, बिल्कुल एकदम ठोस हो जाएगा टायर। तो जैसे लगेगा कि लोहे का टायर है वो, जैसे लोहे की रॉड लगा दी जाए उस तरीके से वो आपको दिखाई पड़ेगा, उसमें वो आपको फील होगा। जब आप ज़्यादा हवा भरा देंगे गाड़ी बहुत ज़्यादा जंप करेगी उस केस में, और स्लिपेज भी हो सकता है, स्लिपेज या ओवर कंट्रोल भी हो सकती है गाड़ी, क्योंकि जब जंप करेगी तो उस केस में क्या होगा, वो ओवर कंट्रोल तो हो ही सकती है। ज़रा सा भी हल्का सा ऊबड़ खाबड़ कुछ ऊंचा नीचा मिलेगा तो उस केस में जो गाड़ी होगी वो काफ़ी ऊंचे उछलेगी, तो वो चीज़ ओवर कंट्रोल में ही आएगी कि वो हो सकता है ना संभल पाए। नॉर्मल कंडीशन होती है जो वो बहुत ही सही मानी जाती है, तो उसमें जो टायर होता है देखिए जो रोड के साथ उसका इफ़ेक्ट होता है वो ऐसा दिखता है, और जब ओवर इन्फ्लेटेड होती है तो उस केस में क्या होता है देखिए वो इफ़ेक्ट देखिए, ये पॉइंट टच है करीब करीब, ये पॉइंट टच नहीं है, देखिए यहाँ पर कुछ सरफेस टच आया है, यहाँ पर देखिए कुछ सरफेस भी है यहाँ पर, तो पॉइंट टच नहीं होगा यहाँ पर सरफेस टच होगा। तो उस केस में जो है ये रिकमेंडेड जब है जितनी हवा चाहिए उतनी हवा भर दी गई है, तो उसके बाद जब ये कंडीशन है तो ये ऐसा आ जाता है। लेकिन जब जितनी हवा भरनी चाहिए उससे कम हवा भर दिया आपने टायर में तो क्या होगा, अब ये देखिए ये अंडर इन्फ्लेटेड है ये, तो उस केस में क्या हो जाएगा देखिए ये ऐसी कंडीशन आती है कि जो बीच का पोर्शन होता है वो उठ जाता है, वो दिखता नहीं, सामने से नहीं दिखता, क्योंकि आप देखोगे अगल बगल से देखोगे तो जैसे लगेगा कि ये तो लगा हुआ है, लेकिन होता क्या है कि ऐसी कंडीशन बन जाती है उसमें। तो ये क्या कर देता है, ये टायर को डैमेज करता है, इधर इधर चूँकि जो कॉन्टैक्ट ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में ज़्यादा टायर को डैमेज करने लग जाएगा, टायर में क्रैक्स आने लग जाते हैं, बहुत सारे क्रैक्स टायर के अंदर आना शुरू हो जाएंगे, और मिस अलाइनमेंट, क्योंकि अब कभी इधर दबेगा कभी इधर दबेगा, तो ये आप देख रहे हैं कि मिस अलाइनमेंट भी हो सकता है। तो मिस अलाइनमेंट हो जाने से फिर वो जो स्टीयरिंग इफेक्ट पे फ़र्क तो आएगा ही आएगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो ये थोड़ा सा हमने व्हील्स के बारे में बात किया, टायर्स के बारे में बात किया, आप लोगों ने देखा इसमें। तो बेसिकली ये ध्यान रखिए कि जो व्हील बॉडी होती है वो बनती है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम एलॉय की, और टायर को बनाने में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। कई कंपनियां टायर बनाती हैं, आप लोगों को पता भी होगा। तो ये तो टायर और हमने व्हील के बारे में बात की, और उन्हीं के साथ चूँकि अब टायर ब्रेकिंग इफेक्ट में यूज़ होता है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले टायर के बारे में बताया। अब हम ब्रेक के बारे में आते हैं, क्योंकि दूसरा कंट्रोल सिस्टम हम यही बताना चाह रहे थे आपको। तो ब्रेकिंग और ब्रेक्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे बड़ा कंट्रोल सिस्टम है ये, जो इसमें क्या होता है, ये स्पीड कंट्रोल होती है। हम जब चाहते हैं तब क्या कर सकते हैं, गाड़ी को हम तेज़ चला सकते हैं, रोक सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ड्राइवर, जो भी ड्राइवर की व्हील होगी, ड्राइवर की जो इच्छा होगी उसके हिसाब से। तो गुड ब्रेकिंग सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, अब आपको ये पता होना चाहिए गुड ब्रेकिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए। एक अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम होने के लिए तो जो व्हीकल हो वो तुरंत स्टॉप हो जाए, ठीक है, बहुत ही कम डिस्टेंस से, मतलब स्लिप ना करे वो, या फिर तुरंत जैसे ही ब्रेक पर पैर रखे हो तुरंत वहीं उसी जगह खड़ी हो जाए, वो सबसे अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम वही माना जाता है। लेकिन होता क्या है, ऐसा नहीं होता, जब आप ब्रेक लगाते हो थोड़ा दूर जा करके रुकती है वो नहीं होना चाहिए। वो हम चाहते हैं वो मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, लेकिन अब ये है कि अगर तुरंत कर दोगे तो अगर मान लीजिए जो लोग अलर्ट नहीं रहेंगे वो गिर भी पड़ेंगे आगे की तरफ, ऐसा भी होता है। तो और स्ट्रॉन्ग एनफ का मतलब होता है कि अगर हम कभी सडन लगाना चाहें, जैसे मान लीजिए एट रैंडम कोई चीज़ सामने आ जाए और हमको रोकना हो, तो सडन भी वो वर्क करे। हम जब चाहें तब हमको जो है आसानी से ब्रेकिंग मिल जाए कि थोड़ा सा दूर रोक करके भी अगर हम उसको रोकना चाहें तो रुक जाए, और जब सडन रोकना चाहें तुरंत जस्ट उसी मोमेंट पर रोकना चाहें तो वो भी रुक जाए। वो स्लिप फ्री और स्किड फ्री होनी चाहिए, बिल्कुल बात सही है। वहाँ पर कभी भी जो है स्लिपेज हम नहीं चाहते कि हम अगर मान लीजिए कि इतनी दूर में हम ब्रेक लगा करके रोकना चाहते हैं, अगर उससे ज़्यादा दूर में रुकेगी तब तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, तब फिर ब्रेक लगाने का फ़ायदा क्या हुआ। तो उस केस में क्या है कि जितनी दूर में हम चाहते हैं या जितनी जल्दी चाहते हैं उतनी जल्दी वो ब्रेक लग जाए, उससे ज़्यादा टाइम ना ले ब्रेक लगने में, क्योंकि अगर लॉन्गर लाइफ और ये ज़्यादा स्लिप हुई तो उसमें ज़्यादा समय लग जाएगा रुकने में। लॉन्गर लाइफ होनी चाहिए ब्रेक की। ब्रेक लाइनिंग्स जो होती हैं, एक्चुअल में ब्रेक लाइनिंग्स के थ्रू ही जो है हम फ्रिक्शन प्रोवाइड कराते हैं अंदर,
शूज़ पर तो हम बात करेंगे, उसको जब फिगर दिखाएंगे, उसकी जब डिटेलिंग करेंगे, क्योंकि अब हम उसी के बारे में अब हम डिटेल में बताने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो लॉन्गर लाइफ होनी चाहिए और लेस एफर्ट, ड्राइवर के लेस एफर्ट पर तुरंत हल्का सा ड्राइवर पुश करे और सीधे ये अप्लाई हो जाए, ऐसा होना चाहिए। तो एक अच्छे ब्रेकिंग सिस्टम में ये सारी चीज़ें हमको ज़रूरत है। जब भी कभी हम ब्रेकिंग सिस्टम को हम डिज़ाइन करेंगे तो वो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके ही हमको डिज़ाइन करना होगा। तो हम समझते हैं कि ब्रेकिंग का थोड़ा सा इतना इंट्रोडक्शन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। आज यहीं के लिए थैंक यू।